नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाकम। शुक्र है, शुक्रवार है, क्योंकि वीकेंड में आपकी जिंदगी की रफ्तार आराम से थोड़ा चले। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि खबरों की रफ्तार कभी कम नहीं होती। इस खास शो में आपके पसंदीदा शो का एक और अंक लेकर हम आज हाजिर हैं। आपको बता दें कि बुलेटिन में कौन सी वो खबरें शामिल होंगी। देश और दुनिया की हर वो अहम खबर इस बुलेटिन में होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों की झलकियां सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। आज नंदीग्राम में ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की टक्कर पर मुहर लग सकती है। इस पर हम बात करेंगे। तिहाड़ जेल आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वहां रची गई साजिश का एक्सक्लूसिव खुलासा इस शो में होगा। बिहार का एक सनसनीखेज वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे अपराधी वहां बेखौफ हो चुके हैं। साथ ही हम आपको डीजे पर फारूक अब्दुल्ला और अमरिंदर सिंह का डांस भी दिखाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करेंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर मंथन शुरू हो चुका है। चुनावी संग्राम चल रहा है और सबकी नजर नंदीग्राम पर टिकी है कि क्या ममता को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को वहां उतार सकती है या फिर नहीं। बीजेपी चुनाव समिति इस पर देर रात तक मंथन करती रही। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नंदीग्राम सहित 15 सीटों पर आखिरी फैसला पीएम, शाह और नड्डा करेंगे। ये बंगाल के रण के लिए रणनीति बनाने की तैयारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार देर रात तक चलती रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की बैठक में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में नंदीग्राम की सीट को लेकर सबसे ज्यादा मंथन हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर नंदीग्राम से उनको ममता के खिलाफ उतारा जाता है तो वो कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी मतलब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं मतलब? हाँ, वो तो पहले ही कह चुके हैं। अभी बाकी अनाउंसमेंट का वेट करिए। मैं तो अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। वहीं ममता बनर्जी की दूसरी संभावित सीट भवानीपुर पर बाबुल सुप्रियो भी ममता बनर्जी के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी भवानीपुर 2 फेज में नहीं है। भवानीपुर का फेज आएगा जब उसको हम निर्णय करेंगे। पार्टी के बहुत से सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं कैलाश जी, तो क्या पार्टी के जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है इन विधानसभा चुनावों में? अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको पार्लियामेंट मेंबर को लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया है। अब तक 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। टीएमसी आज सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने जा रही है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार में है, पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गया। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा टक्कर देगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी से बंगाल के माहौल को लेकर जानकारी ली। पीएम मोदी ने बंगाल के नेताओं से ये भी कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता जैसी भी भाषा का बयान दें, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान ना दें। बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने वाले महारथियों के नाम का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है और इसके साथ ही मुकाबले के दांव पेंच की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को उतारने को लेकर बीजेपी पशुपेश में है। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है। उनकी कई सीटों पर धाक है। ऐसे में ममता के खिलाफ उन्हें उतारने से डर यह है कि वो सिर्फ एक सीट तक ही ना सीमित रह जाए।
আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दाव खेल दिया। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़े जीत की उम्मीद लगाई थी, उसी शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे दो बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, 2007 में योद्धा बनकर उभरी। वजह नंबर 2, शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। क्या शुभेंदु जी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके खिलाफ? शुभेंदु जी का नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होता है तब तो निश्चित कुछ बोला नहीं जाएगा। ममता बनर्जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। ममता वर्सेस शुभेंदु होने जा रहा है नंदीग्राम में, संभावना है। अब तो देखिए, टिकट ममता बनर्जी का भी लिस्ट आना चाहिए, हमारे भी लिस्ट आना चाहिए, तब पक्का होगा मामला। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। यहाँ का चुनावी समीकरण समझिए। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर है। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी 60.2% वोट के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले। टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं। नंदीग्राम की रणभूमि में ममता के उतरने के सियासी मायने हैं। दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि नंदीग्राम में ममता के होने का सीधा संदेश पूरे दक्षिण बंगाल में जाएगा, जो टीएमसी का गढ़ है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बात अब तिहाड़ जेल में रची गई एक साजिश की करेंगे। आज तक के सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि तिहाड़ जेल में बंद रेप और हत्या के एक आरोपी ने 2019 में दिल्ली में हुए दंगे के 3 आरोपियों को जेल में ही मारने की साजिश रची थी। चौंकाने वाली बात यह है कि साजिश रचने वाले इस आरोपी को जेल में ही बंद आईएसआईएस के 2 आतंकियों ने रेडिकलाइज किया था। तिहाड़ जेल में बड़ी साजिश का खुलासा। जेल के भीतर दिल्ली दंगे के आरोपी की हत्या की साजिश। ये खुलासा हैरान करने वाला है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद शाहिद नाम के एक आरोपी ने 2019 में दिल्ली में हुए दंगों के 3 आरोपियों को मारने की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ में बंद आईएसआईएस के 2 आतंकी मुफ्ती अब्दुल शमी और अजीमुशान ने शाहिद का ब्रेन वॉश किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में रची जाने वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। दरअसल स्पेशल सेल के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद शाहिद नाम के एक शख्स ने तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद असलम के साथ एक बड़ी साजिश रची थी। इस साजिश के तहत तिहाड़ जेल में बंद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों के आरोपी अंकित, हिमांशु और राहुल को पारा देकर हत्या करना था।
स्पेशल सेल के मुताबिक शाहिद दिल्ली में 2015 में एक महिला के साथ बलात्कार, उसके बाद उसकी और उसके 2 बच्चों की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शाहिद जेल से ही लगातार असलम के संपर्क में था। साजिश ये रची गई थी कि असलम किसी तरह जेल के भीतर शाहिद तक पारा पहुंचाएगा, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को साजिश की भनक लग गई। प्लान के मुताबिक जेल में बंद शाहिद दिल्ली में मौजूद असलम से लगातार फोन पर बातचीत करता था। इसी फोन कॉल्स को स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया, जिसमें लगातार ये बातचीत हो रही थी कि कैसे जेल के बाहर मौजूद असलम जेल के अंदर मरकरी यानी पारा पहुंचाएगा और उसी पारे से अंकित, हिमांशु और राहुल की हत्या करनी है। शाहिद 2015 में दिल्ली के ख्याला में एक महिला से रेप और उसके बाद महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या के आरोप में जेल में ही है। वहीं वो हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले में बम ब्लास्ट करने की साजिश में गिरफ्तार ISIS के 2 आतंकवादियों के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे रेडिकलाइज किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शाहिद को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाई थी। इसी पूछताछ में शाहिद ने ISIS के आतंकवादियों का नाम लिया था। इन ISIS के आतंकियों को स्पेशल सेल ने 2016 में गिरफ्तार किया था। छानबीन में ये पता चला है कि ISIS के उन्हीं 2 आतंकियों ने जेल में बंद शाहिद को कई दिनों तक भड़काया और उसके बाद दिल्ली दंगों के आरोपी अंकित, राहुल और हिमांशु की हत्या की साजिश रची गई। इस खुलासे ने तिहाड़ जेल के सुरक्षा इंतजामों की पोल भी खोल दी है। क्या किसी कैदी के लिए फोन पर बात करना इतना आसान है? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर आयकर विभाग की छापेमारी की करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का ये दावा है कि अब तक कई बड़े सबूत उनके हाथ लग चुके हैं, जिनमें एक भारी भरकम रकम की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। आज छापेमारी का 3रा दिन है। ऐसे में IT टीम को अब तक क्या कुछ मिला है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 2 दिन से ताबड़तोड़ रेड, मुंबई से लेकर पुणे तक एक्शन, 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ, लॉकर सील, डिजिटल डिवाइस जब्त। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू इनकम टैक्स टीम के रडार पर हैं। सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है और सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये रेड 2-3 दिन और चल सकती है। सर्च ऑपरेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद में किया गया। घर और दफ्तर मिलाकर कुल 28 लोकेशन पर ये रेड्स की गई। तापसी पन्नू और उनकी कंपनी पर करीब 25 करोड़ रुपए के आयकर चोरी का शक है। तापसी ने करीब 5 करोड़ रुपए नकद लिए। उनकी कंपनी भी आयकर चोरी में शामिल है। इनकम टैक्स को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। 350 करोड़ रुपए के बारे में कंपनी ऑफिशियल कोई जवाब नहीं दे पाए। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों के खिलाफ है और दूसरा मामला तापसी पन्नू के खिलाफ चल रहा है। IT की टीम ने अनुराग कश्यप के घर और दफ्तर से कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने अभी तक 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है, यानी मालिक इन्हें अभी नहीं खोल पाएंगे। सर्च अभियान के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी सभी डिजिटल डिवाइस का बैकअप रख रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का भी बैकअप लिया जा रहा है। आयकर विभाग के अफसरों को संदेह है कि उनके मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। ये डेटा NCB की छापेमारी के दौरान डिलीट किया गया है। हालांकि IT अधिकारियों के पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों पर करीब 600 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का संदेह है। शेयर धारकों ने फैंटम फिल्म्स की हिस्सेदारी बेची और इसके जरिए जो पैसा कमाया, मुनाफे के मुताबिक कंपनी की ओर से उस पर आयकर नहीं चुकाया गया। कंपनी की ओर से फर्जी खर्च दिखाए गए। वहीं कई फर्जी बिल बनाने की बात भी सामने आई। बहरहाल इनकम टैक्स की टीम दिन रात पैसों में हुई गड़बड़ी के सबूतों को जुटाने में लगी हुई है, जो अभी 2-3 दिन तक चल सकती हैं। मुंबई से विद्या पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह, पुणे से पंकज खेलकर के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। बिहार के फतुहा में बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मां को भी गोली मार दी। अब इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग खुलेआम हथियार लहराते पीड़ित के घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। हाथों में बंदूक,
और लाठियां लिए लोग। ये बिहार के फतुहा में उस गांव की तस्वीर है जहां छेड़खानी का विरोध करना दबंगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 3 मार्च की सुबह पीड़ित की मां की हत्या कर दी गई और एक दिन बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित का घर देखिए, जिसके बाहर हथियार लेकर लोग जमा थे। किसी के चेहरे पर कानून व्यवस्था का जरा भी खौफ नहीं। किस तरह गोलियां चलाई गई ये दीवार के निशान बता रहे हैं। घर के अहाते से अब भी गोलियों के खोखे मिल रहे हैं। ये गांव राजधानी पटना से महज 40 किलोमीटर दूर है। पीड़ित के मुताबिक उसने अपने साथ हुई बदसलूकी की बात घर आकर बताई थी। दुकान गए 7 बजे तो हमको 7 से छेड़ किया, तो हम के मम्मी पापा से बोले, तो मम्मी पापा सगर परिवार से कहा। अभी ने पर सुबह संगा में मम्मी बैठा रहा, तो मम्मी के तीर के घर में से गोली मार दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना के बाद भी अपराधियों की टोली उसी दिन शाम को 3 और हत्याओं की धमकी देकर चली गई। हमको बहन के साथ हुआ यही सर कि हमको बहन दुकान गया सौदा लाने के लिए, तो हमको बहन के साथ छेड़खानी किया तो हमको माँ बाप से आके बोला। हमको माँ बाप हल्ला किया तो बीने हुआ, तो हमको माँ बाप के रात बोला ना रात के कि बीने निकाल तो मार देगा। हमको माँ या बहन बैठल था तो उसको निकाल के गोली मार दिया। चंदन मारा है, कुंदन मारा है, मार के अभी बोलता है सर कि अभी 3 मटर और करेंगे। गांव में बंदूक और डंडे का जोर है और पुलिस का दावा है कि आरोपियों की धरपकड़ का काम चल रहा है। आपसी विवाद वाली बात बताई जा रही है, पहले बताया गया है और 15 खोखा के बताया जा रहा है कि वहाँ से बरामद हुआ है और बाकी हम लोग देख रहे हैं अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, परिवार दहशत में है और कानून व्यवस्था की सच्चाई तो ये तस्वीरें बता ही रही हैं। राजेश कुमार झा, फतुहा, आज तक। तो आम जनता पर महंगाई की और गाज गिरी है। लंबे कोविड काल के बाद आधी रात से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू हुई, लेकिन इसके दामों में 3 गुना इजाफा कर दिया गया। आपको बता दें, अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में बेचा जा रहा है। 3 गुना महंगा हुआ है। पहले 10 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत थी। अनिवार्य है, अगर आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं तो आपसे प्लेटफॉर्म टिकट कभी भी मांगा जा सकता है। 30 रुपए अब इसके लिए चुकाने होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।